सारे स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन। आज हम 10th क्लास की सोशल साइंस की बात कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने नोट्स की बात कर रहे हैं। अपने नोट्स सरल और सहज भाषा में हैं, बोर्ड फ्रेंडली नोट्स हैं, टॉपिक वाइज क्लेरिफिकेशन है, चैप्टर साधारण और स्पष्ट भाषा में है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, कीवर्ड को, रिवीजन फैक्ट को शामिल किया हुआ है। क्विक रिवीजन के लिए आपको लास्ट सारांश दिया हुआ है, समरी दी हुई है चैप्टर की, फ्री में आपको उपलब्ध है। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होंगे, PDF फॉर्म में उपलब्ध होंगे। आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। मेरे साथ समझेंगे तो NCERT को आप बेहतर समझ सकेंगे, क्योंकि थोड़ा मैंने बनाया है तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझा दूं, फिर आप दोबारा उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी जो सामाजिक विज्ञान है उसमें कितनी बुक हैं अपने पास? 4 बुक हैं। कौन कौन सी हैं? इतिहास है, भूगोल है, राजनीति और अर्थशास्त्र। हमने इतिहास कर ली, भूगोल कर ली। आज हम करने वाले हैं राजनीति विज्ञान यानी सिविक्स, और फिर करेंगे हम इकोनॉमिक्स। आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट होने वाला है राजनीति विज्ञान का यानी सिविक्स का। तो हम आ गए हैं अपने सिविक्स वाले पार्ट में, और सिविक्स की बुक में हमें ये चैप्टर करने हैं। सत्ता की साझेदारी करनी है, संघवाद करना है जिसको कहते हैं फेडरलिज्म। सत्ता की साझेदारी को कहते हैं पावर शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब आप समझते हो इंग्लिश में, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में है अपने नोट्स। शेयरिंग का मतलब बांटना, शेयर करना, किसी भी चीज़ को शेयर करना, अपने पास ही नहीं रखना, सब शेयर कर देना। समझते हो ना? तो इंग्लिश में ये शब्द ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा। साझेदारी का मतलब मिलजुल कर, हिंदी में इसको समझे तो मिलजुल कर। लोकतंत्र और विविधता यानी डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसमें हम ये चैप्टर नहीं करेंगे। जाति, धर्म और लैंगिक मसले करेंगे, ये करेंगे। राजनीतिक दल करेंगे, लोकतंत्र का परिणाम करेंगे, ये चैप्टर हम करने वाले हैं। तो सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग करेंगे। समरी करेंगे सबसे पहले तो कि ये चैप्टर हमें समझाना क्या चाह रहा है, कि किस चीज़ की शेयरिंग करें हम। सत्ता की शेयरिंग करें, सत्ता की शेयरिंग करें यानी सत्ता को बांट के रखें, एक ही जगह नहीं रखें। सत्ता मतलब शक्ति। शक्ति को जब वैधता मिल जाती है तो उसे कहते हैं सत्ता। तो शक्ति और सत्ता में मामूली अंतर है। पावर आप समझते हो, शक्ति, और जब शक्ति को वैधता मिल जाती है जनता की तो उसको कहते हैं सत्ता। समरी इन हिंदी में समरी करेंगे कि ये जो अध्याय है ये हमें बताता है कि किसी देश में सत्ता केवल एक व्यक्ति या संस्था के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे बांट कर रखनी चाहिए, ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे, भेदभाव घटे और सभी समूह का प्रतिनिधित्व हो सके। समझ गए आप? बहुत ही सरल और सहज शब्दों में समझाया गया है कि सत्ता शेयरिंग का मतलब क्या है। अगर कोई भी एक व्यक्ति या संस्था के पास शक्ति रहेगी, उसके पास पावर रहेगी, तो उसका गलत उपयोग कर सकता है। इसलिए शक्ति को बांट के रखना चाहिए, ताकि लोकतंत्र में इसका और भी अधिक महत्व है। क्योंकि अगर शक्ति और सत्ता नहीं बांटी जाएगी, शक्ति को बांट के नहीं रखा जाएगा, तो लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, फिर तो एक ही है। पहले राजा हुआ करते थे, राजा के पास ही कानून बनाने की पावर होती, राजा के पास ही उसको लागू करने की पावर होती, राजा ही वहाँ न्याय करता। लेकिन आजकल बांटी हुई है। आजकल लोकतंत्र में लोगों का शासन है, इसलिए कानून बनाने वाली संस्था कौन है? विधायिका है। और कानून को लागू करने वाली संस्था कौन सी है? एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका है। और उनको लागू करने वाली संस्था, उनको दोनों की जांच करने वाली और लोगों को न्याय दिलाने वाली संस्था कौन सी है? लोकतंत्र में न्यायपालिका। तो कोई भी एक व्यक्ति या संस्था के पास नहीं होनी चाहिए, उसे बांट देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र मजबूत बनता है, भेदभाव मिटते हैं, सबको समान माना जा सके। सभी समूह, जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर जो समूह बने होते हैं ना समाज में अपने, उनको प्रतिनिधित्व मिल सके। महिलाओं को भी मिले, पुरुषों को भी मिले, जाति के आधार पे भी सभी जातियों को मिले, धर्म के आधार पे भी सभी को मिले। समझ गए? विषय वस्तु देखेंगे कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। एक तो बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण दिया हुआ है हमारी बुक में।
बेल्जियम एक यूरोपीय देश है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। देखा है ना आपने, जब भारत का मैप बनाते हैं तो श्रीलंका कहाँ पे स्थित है, तो आपको ध्यान हो श्रीलंका कहाँ पे स्थित है। ये भारत का मैप जब हम देखते हैं तो यहाँ पे श्रीलंका है ना, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, भारत के दक्षिण में। तो एक बात तो हम श्रीलंका की करेंगे, एक यूरोपीय देश है ब्रिटेन, जिसने भारत पर लगभग 200 साल तक अपनी प्रभुत्व जमा के रखा, अपनी गुलामी में भारत को रखा, उसका ही पड़ोसी देश है बेल्जियम। तो क्या दोनों समान थे पावर शेयरिंग में, इसलिए बात करेंगे हम। तो अब देखो इनको समझेंगे अपन। बेल्जियम में क्या था, दो मुख्य समुदाय थे, एक तो था डच भाषा बोलने वाला और एक था फ्रेंच भाषा बोलने वाला। डच भाषा वाले लगभग 60% थे और फ्रेंच बोलने वाले थे 40%। समझ गए। तो वहाँ सत्ता का कौन सा मॉडल अपनाया जाता है, ये देखिए, वहाँ सत्ता की साझेदारी वाला मॉडल अपनाया जाता है। यानी डच भाषा वालों को भी सत्ता में शामिल, शक्ति के साथ शामिल किया जाता है, और फ्रांस भाषा यानी किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होता, इस प्रकार का मॉडल वहाँ अपना लिया जाता है। लेकिन भारत का जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, इसमें दो समुदाय थे। कौन से, एक तो सिंहली जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे, और सिंहली इनकी भाषा थी। ये थे 74%, लगभग 75% मान लें। तमिल अल्पसंख्यक थे, तो तमिलों को वहाँ दबाया जाता था और किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए। कहने का मतलब सत्ता की साझेदारी वाला मॉडल यहाँ नहीं अपनाया जाता है। आगे बात समझ में। यहाँ सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता के पावर शेयरिंग, कहने का मतलब पावर शेयरिंग, ज़्यादा शब्द अच्छा लग रहा है। पावर शेयरिंग का मॉडल यहाँ तो अपना लिया जाता है और श्रीलंका में नहीं अपनाया जाता। तो ये जो तमिल थे, किसी समय भारत से ही गए थे तमिलनाडु से अपने रोजगार या काम के लिए, लेकिन वहीं जाकर ये बस गए। तो अब इनको कोई अधिकार नहीं दिए गए, सारे अधिकार किसको दे दिए, इन सिंहलियों को ही दे दिए। अब बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम एक सफल देश के रूप में साबित हुआ, क्योंकि वहाँ सत्ता की साझेदारी वाला पावर शेयरिंग वाला मॉडल अपनाया गया था। तो दोनों भाषीय समूह को समान अधिकार दिए, और समान ही क्या दे दिए, प्रतिनिधित्व दे दिया। यानी राजनीति में भाग लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं प्रतिनिधित्व। श्रीलंका असफल हो गया, विफल हो गया मॉडल, क्योंकि यहाँ क्या किया, सिंहलों को राष्ट्रभाषा घोषित कर दी और इनको विशेष पावर भी दे दी। तमिलों के साथ भेदभाव किया और अधिकारों की अनदेखी कर दी। अब सत्ता के बांटने के कारण क्या थे, कारण क्या है, क्यों बांटे, तो शक्ति का केंद्रीकरण है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है अगर शक्ति बांटी नहीं गई तो। एक ही जगह शक्ति रहेगी तो वही फिर पहले राजाओं के पास होती थी, वही हो जाएगा। लोकतंत्र को लागू ही करने का क्या मतलब है, केंद्रीकरण का मतलब एक जगह सभी समुदायों को शामिल करना जरूरी है लोकतंत्र में। सत्ता साझा करने से संघर्ष की आशंका कम हो जाती है। अब जैसे तमिलनाडु का उदाहरण, ये श्रीलंका का उदाहरण लेके, वहाँ तमिलों ने जब उनके साथ भेदभाव हुआ तो उन्होंने एक आतंकवादी ग्रुप बना लिया और वो सरकार से लड़ते रहे, और काफ़ी समय तक, लगभग 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था, उस समय से लेकर लगभग 2009 तक वहाँ आतंकवादी ग्रुप है वो सक्रिय रहा है और वहाँ की शासन व्यवस्था को परेशान करता रहा। और वहाँ के ये जो तमिल हैं, इन लोगों के अधिकारों पे ज़्यादा सुनवाई भी नहीं हुई, तो वहाँ अव्यवस्था रही है, कहने का मतलब। और बेल्जियम है वो आराम से काम करता रहा, प्रोग्रेस करता रहा, एक देश विकसित होता रहा। तो सभी समुदायों को सम्मिलित करना जरूरी है। अब हम MCQ क्वेश्चन करेंगे कि बेल्जियम में किस समुदाय की आबादी सबसे ज़्यादा थी, तो कौन थे, डच थे लगभग 60% बोलने वाले। श्रीलंका की बहुसंख्यक जनसंख्या कौन सी थी, सिंहली थी। श्रीलंका में किस वर्ष सिंहली अधिनियम लागू किया गया था, 1956 में। बेल्जियम की राजधानी क्या थी, ब्रुसेल्स थी। किस देश ने शक्ति साझेदारी का अच्छा उदाहरण पेश किया, तो बेल्जियम का सबसे अच्छा था शक्ति साझेदारी का।
नेक्स्ट प्रश्न है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसरों में बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी कैसे हुई। तो बेल्जियम में क्या क्या शक्ति को अलग अलग स्तरों पे बांटा गया, केंद्रीय, राज्य और सामुदायिक स्तर पे 3 भागों में बांट दिया। सभी समुदायों को समान प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दिया, और ब्रुसेल्स यानी जो कि राजधानी थी, दोनों समूह को बराबर प्रतिनिधित्व दे दिया। श्रीलंका में क्या किया, तमिलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। 1956 में उन्होंने सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, और उन्हें शिक्षा, नौकरियों और नागरिकता के अधिकारों से भी तमिलों को क्या कर दिया, वंचित कर दिया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में बेल्जियम और श्रीलंका की नीति में क्या अंतर था, और कौन सी नीति बेहतर लगी आपको, तो आप समझ ही गए होंगे कौन सी बेहतर लगी। तो हमें तो बेल्जियम की अच्छी लगी। बेल्जियम का जो मॉडल था पावर शेयरिंग वाला, वो लोकतांत्रिक था, समावेशी भी था, और जिससे देश में क्या बनी रही, एकता बनी रही। और श्रीलंका की जो नीति थी वो विफल हो गई। सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग के और कुछ प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव, ये भी देख लें। सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। सत्ता साझा करने के लिए किस प्रणाली को क्षितिजीय विभाजन कहा जाता है। क्षितिजीय विभाजन में कहते हैं जैसे कार्यपालिका कानूनों को लागू करे, विधायिका कानून बनाए, और न्यायपालिका इन दोनों की समीक्षा करे, तो अपने अपने काम करें, यानी इनके पास शक्तियां बटी होती हैं। इनमें से कौन सा शक्ति साझेदारी का रूप नहीं है, जातीय समूह में, राजनीतिक दलों में, धार्मिक संस्थाओं में, सैन्य तंत्र में नहीं है। सत्ता में भारत में कौन सा शक्ति साझा तंत्र लागू किया गया है, भारत में कौन सा अपनाया गया है शक्ति का विभाजन करने के लिए, हमने संघीय रूप को अपनाया। जब शक्ति विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच बटी हो तो उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर। क्षितिज का तो हमने रूप देखा है अभी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वाला ऊर्ध्वाधर होता है ऐसे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। भारत में 3 टायर की सरकार, 3 प्रकार की सरकार है। सत्ता साझेदारी का सिद्धांत किस प्रकार के शासन में जरूरी होता है, लोकतंत्र में जरूरी है। न्यायपालिका किस प्रकार की शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। जो सत्ता साझा करने से लाभ क्या होगा, सामाजिक संघर्ष नहीं होगा, सबसे बड़ा लाभ तो यही होगा। जनता के बीच संघर्ष नहीं होगा, नहीं तो वो अपने एक कोई भी समुदाय है उसको अधिकार नहीं मिलेंगे तो दूसरे जिसको मिले हुए हैं उनके साथ संघर्ष करेगा, सरकार से संघर्ष करेगा, तो समाज में तो संघर्ष ही होते रहेंगे, विकास तो होगा ही नहीं देश का। सत्ता साझेदारी का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा देश रहा, बेल्जियम का सबसे, जो कि अपने इस चैप्टर में हमने 2 उदाहरण लिए थे, एक तो बेल्जियम का, एक श्रीलंका का। सत्ता साझेदारी लोकतंत्र को क्यों मजबूत बनाती है, तो एक ही पार्टी को सत्ता मिलती है नहीं, सभी निर्णय लेती, सभी वर्ग हैं वो निर्णय लेते। सेना निर्णय कौन लेती है, सेना नहीं, ये भी गलत है, सभी वर्गों की भागीदारी रहती है, बिल्कुल ये सही है। सत्ता की अगर साझेदारी होती है तो सभी वर्ग भागीदारी निभाते हैं। संघवाद, नेक्स्ट चैप्टर है फेडरलिज्म, इंग्लिश में इसको कहते हैं फेडरलिज्म। अध्याय का सारांश समझेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ने के हवाले, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि संघवाद क्या है। तो सरकार का एक रूप है, तो भारत में संविधान का या सरकार का जो रूप है ये अपनाया गया फेडरलिज्म वाला, लेकिन हमने अमेरिका की, कहने का मतलब अमेरिका का मॉडल नहीं अपनाया, हमने कनाडा का मॉडल अपनाया है। ये कैसे काम करता है, संघवाद कैसे काम करता है, भारत में इसकी संरचना है वो कैसी है, और ये लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाता है, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो संघवाद क्या है, शासन प्रणाली है जिसमें शक्ति 2 या अधिक स्तरों तक बटी होती है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। भारत में ऐसी बटी, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकार। संघीय विशेषताएं क्या है, संघीय सरकार अगर अपनाएं तो उनकी विशेषता क्या होनी चाहिए, संविधान में शक्ति विभाजन होना चाहिए। शक्ति का विभाजन किस में हो जाना चाहिए, संविधान में हो जाना चाहिए, संविधान लिखित होना चाहिए, तीनों सरकारों की शक्तियां लिख देनी चाहिए। विभिन्न स्तरों की सरकारें, दूसरी विशेषता। तीसरी, न्यायपालिका स्वतंत्र हो। अगर इन दोनों सरकारों के बीच, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच अगर किसी प्रकार का विवाद हो तो कौन सुलझाए, फिर न्यायपालिका सुलझाए। और न्यायपालिका तभी सुलझा सकती है जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो। दोनों स्तर की सरकारों के अपने क्षेत्र होने चाहिए,
यूं नहीं कि मिले जुले ही हो। बिल्कुल केंद्र अपने स्तर पे काम करे, राज्य अपने जो भी क्षेत्र एरिया मिला हुआ है वहाँ फ्रीडमली काम करे, स्वायत्त रूप से काम करे। भारत में संघवाद, भारत में 3 स्तर की सरकार है संघवाद के रूप में। 3 स्तर की क्या बना दी? सरकार बना दी। संविधान में शक्तियों का विभाजन कर दिया, दूसरी विशेषता। तीसरा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां बना दी और इन सूचियों में विधायिका शक्तियों को बांट दिया। संविधान में संशोधन कैसे होता है? संघीय ढांचे में बदलाव हेतु तो संसद और राज्य विधानसभा दोनों की सहमति से संघीय ढांचे में बदलाव होगा, केवल केंद्र सरकार नहीं कर सकती। भारत का संघवाद कैसा है? भारत का संघवाद है वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। संघीय देश है भारत, लेकिन एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत में जो केंद्र सरकार है उसके पास शक्तियां ज़्यादा है। सफल संघ की शर्तें कौन सी हैं? स्पष्ट शक्ति का विभाजन, संविधान का सम्मान, यानी संविधान सर्वोच्च हो। भारत में संविधान सर्वोच्च है, लिखित है, और संविधान में शक्तियों का विभाजन कर दिया है। संविधान में ही बता दिया है कि आपको किस क्षेत्र में काम करना है। न्यायिक निष्पक्षता हो, न्यायिक स्वतंत्रता हो, वित्तीय स्वतंत्रता हो, लोकतंत्र की भागीदारी हो। महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे, मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होंगे अपने। भारत का संविधान सत्ता का विभाजन किस प्रकार का है? 3 स्तर पे। संघ सूची किससे संबंधित है? विदेश रक्षा संबंधित। राष्ट्रीय महत्वों के जो विषय हैं वो किस में शामिल किए गए? संघ सूची में शामिल किए गए। समवर्ती सूची, कानून बनाने का अधिकार किसका है? दोनों सरकारों का है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाएंगी समवर्ती सूची पे। लेकिन अगर इनके दोनों के बीच विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर रहती है। इसीलिए भारत का संविधान है वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, यानी संघीय जो मॉडल है भारत का वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। भारत का संविधान किसे सर्वोच्च मानता है? संविधान ही सर्वोच्च है भारत में, सर्वोच्च कानून है भारत। संविधान क्या है? भारत का सर्वोच्च कानून संविधान कहलाता है, जिसके अनुसार देश और सरकार चलती है। संविधान के अनुसार किस सूची का राज्य कानून नहीं बना सकता? कौन सी सूची पे राज्य कानून नहीं बना सकता? राज्य सूची, समवर्ती सूची और पंचायत सूची, इन पे बना सकता है। संघ सूची पे नहीं बना सकता, क्योंकि संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघवाद क्या है? संघवाद शासन की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता या शक्ति क्या होती है? बटी होती है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में। संविधान के अनुसार इनको बांटा जाता है और दोनों सरकारें स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्र में काम करती हैं। उसे कहते हैं संघवाद, फेडरलिज्म। ठीक है, समझ में आ गया? शासन का एक प्रकार है जिसमें शक्तियाँ बटी होती हैं और संविधान में इन शक्तियों को बांट दिया जाता है, जो दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। उसे कहते हैं संघवाद। भारत में संघीय प्रणाली 3 स्तर की होती है। प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ने का नुकसान ये होता है, मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बताऊं आपको। मैंने कॉलेज लेक्चरर का इंटरव्यू देने के लिए जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझसे पूछा गया कि संघवाद क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो हम प्रश्न को हल तो कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में नहीं बता सकते ढंग से। तो ये जो ढंग से मैं नहीं बता पाई, तो मैंने सोचा कि मैं एनसीईआरटी को बच्चों को इस प्रकार से तैयार करवा दूं ताकि वो भविष्य में इस प्रकार की जो फेज है उसका सामना नहीं करें। तो इसको अच्छे से, मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। संघीय प्रणाली के 3 स्तर कौन से हैं भारत में? तो केंद्र स्तर है, एक तो केंद्र सरकार का, एक राज्य का, एक स्थानीय सरकारों। और स्थानीय सरकार किसको कहते हैं? जो स्थानीय लोगों द्वारा चलाई जाती है, जैसे नगर पालिका, पंचायत, ये सरकारें हैं। ये कौन सी सरकारें कहलाती हैं? स्थानीय सरकारें। केंद्र सरकार कौन सी कहलाती है? जो पूरे भारत का शासन संभालती है, जहाँ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, मिलकर कानून बनाते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, वो केंद्र सरकार है। राज्य स्तर, भारत में 28 राज्य हैं, तो वो राज्य की अपनी अपनी सरकारें, अपना अपना मुख्यमंत्री, अपनी विधायिका, अपनी कार्यपालिका और अपनी न्यायपालिका है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या अंतर है? संघ सूची जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं इसमें, जैसे रक्षा, देश की रक्षा करने संबंधी,
विदेश दूसरे देशों से संबंध कैसे बनाए रखेंगे, वो भी केंद्र सरकार के हिस्से में आते हैं। संचार संबंधी विषय, किस देश से कनेक्शन रखना है, अपने को संचार व्यवस्था रखनी है, किससे नहीं रखनी, विदेश नीति तय करने संबंधी विषय सब केंद्र सूची के विषय हैं। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, जैसे पुलिस हो गई, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हो गई, ये सब राज्य सरकार तय करेगी। समवर्ती सूची में ऐसे विषय जो दोनों ही सरकारों के लिए महत्वपूर्ण, जैसे शिक्षा है, विवाह है, इस प्रकार के कानून हैं, वो समवर्ती सूची में आएंगे। भारत को संघीय राज्य क्यों कहा गया है? भारत को संघीय राज्य क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत में शक्तियों का क्या कर दिया है, विभाजन कर दिया है। संविधान में ही कर दिया है स्पष्ट विभाजन। दोनों अपने स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे, कानून बनाएंगे। संविधान ने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों को बांट दिया है, और सरकार किस विषय पे कानून बनाएगी इसके लिए संविधान में ही बता दिया है, लिखित में दे दिया, और न्यायपालिका को स्वतंत्र कर दिया है कि इनमें जब भी विवाद हो तो आप स्वतंत्र रूप से निर्णय करोगे, जो कि संविधान की रक्षा करेगी। राज्यों को सरकार चुनने का अधिकार दिया। विशेषताओं, इन सभी विशेषताओं के भारत के आधार पर हम कह सकते हैं भारत किस प्रकार का राज्य, संघीय राज्य है, लेकिन इसकी प्रकृति है कुछ एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। प्रकृति कैसी है? एकात्मकता की ओर। जैसे मैंने बता दिया ना, केंद्र सरकार के पास पावर है वो थोड़ी ज़्यादा है। हमारे संविधान निर्माताओं को लगा कि अगर हमने अमेरिकी मॉडल अपना लिया तो हम विभाजन पहले ही देख चुके थे, देश आज़ाद होते ही विभाजित हो गया था भारत और पाकिस्तान में, तो दोबारा विभाजन नहीं देखना पड़े, देश दोबारा टूटे नहीं, इसके लिए हमने केंद्र को अधिक पावर दी, शक्तिशाली बनाया। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? इसका मतलब है सत्ता, निर्णय लेने की जो शक्ति है उसको बांट दिया जाए स्थानीय स्तर तक। यानी जब सरकार या कोई संगठन है वो अपने सभी निर्णय एक ही जगह से नहीं लेकर कुछ शक्तियां राज्यों को और कुछ जिलों को और कुछ गांवों को सौंप दे, तो उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। ये भी एक प्रकार से पावर शेयरिंग का ही है, पावर भी शेयरिंग कर दें, निर्णय लेने की शक्ति का भी विभाजन कर दें। तो इससे संबंधित जो अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनको देख लेते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कि भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। भारत में स्थानीय सरकारों को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1992 में हुआ था। साल कौन सी थी? 1992 की। संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? संघ सूची किसके अंतर्गत आती है? केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। राज्य सूची में शामिल विषय की बात करें, जैसे विदेश नीति है, शिक्षा समवर्ती में आ गई, रक्षा संघ सूची में आ गई, तो पुलिस बची। पुलिस का जो विषय है वो किस में आ जाएगा? राज्य सूची का विषय हो जाएगा। समवर्ती सूची का उदाहरण क्या है? शिक्षा है। और भारत का संविधान किस प्रकार का है? एकात्मक है, तानाशाही है, कि संघीय है, कि औपचारिक है? संघीय है। भारत में सत्ता का वितरण किस दस्तावेज में उल्लेखित है? संविधान में है। भारतीय संघवाद में न्यायपालिका की भूमिका क्या है? विवाद सुलझाने वाली, निष्पक्ष और स्वतंत्र। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1992 में। पंचायत किस स्तर की सरकार है? स्थानीय स्तर की है। भारत का संघवाद, भाषाई नीति और विकेंद्रीकरण। भारतीय संघवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? शक्ति विभाजन वाले। भारत का संविधान किसे सर्वोच्च मानता है? संविधान को। भारत में शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारों में हुआ है। ऊर्ध्वाधर अभी बताया था मैंने कौन सा विभाजन होता है। क्षितिज होता है इस प्रकार से, व्यवस्थापिका कानून बनाए, कार्यपालिका लागू करे और न्यायपालिका उनको उन दोनों की समीक्षा करे। और ऊर्ध्वाधर होता है इस प्रकार से, केंद्र सरकार, कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास होंगी, कुछ राज्यों के पास होंगी, कुछ स्थानीय सरकारों के पास होंगी। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद सुलझाने के लिए न्यायपालिका
क्या होगी, सर्वोच्च होगी तभी सुलझा पाएगी। किस वर्ष भारत में 3 स्तरीय शासन प्रणाली 92 में। संविधान में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में किया गया। और 22 भाषाओं को क्या शामिल कर लिया संविधान में? कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? 22। स्थानीय सरकारों को वित्तीय स्वतंत्रता कैसे मिलती है? कर वसूलने का अधिकार देकर। भारत में स्थानीय सरकारों के लिए चुनाव कौन करता है? चुनाव आयोग बना हुआ है। राज्य अपने अपने राज्यों का चुनाव आयोग बना हुआ, उसको कहते हैं स्टेट लेवल के चुनाव। स्थानीय सरकारों के चुनाव करवाता है। और केंद्रीय चुनाव आयोग है, वो करवाएगा विधानसभा के और लोकसभा के, राष्ट्रपति के, राज्यसभा के, इनके वो केंद्रीय स्तर का चुनाव आयोग है, वो करवाएगा। स्थानीय सरकारों के यानी पंचायतों के, नगरों के, इनके नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद, इन सब के चुनाव स्थानीय चुनाव आयोग करवाएगा, जिसको कहते हैं राज्य चुनाव आयोग। विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शासन को लोगों के करीब लाना, निर्णय लेने की शक्ति का क्या कर दें? विभाजन कर दें। राजनीति विज्ञान सिविक्स में जाति, धर्म और लैंगिक मसले ये चैप्टर होगा। जाति का मतलब जो जातीय समूह, कोई राजपूत है, कोई जाट है, कोई ब्राह्मण है, कोई एससी है, कोई एसटी है, ये क्या हैं? जातियाँ हैं। वर्ग करने का मतलब लोकतंत्र सभी के करीबी का अधिकार यानी प्रभावों को समझना, इनके राजनीतिक प्रभाव समझना इस चैप्टर में। और लोकतंत्र में सभी के बराबरी का अधिकार तय करना। लेकिन व्यवहार में अभी भी कई असमानताएं हैं जो कि हम समाज में देखते हैं, वो ये चैप्टर कहना चाह रहा है। इस चैप्टर का सार यही है कि जो जाति, धर्म और लैंगिक मसले हैं उनको संविधान में तो सुलझाने का प्रयास किया गया है, राजनीतिक प्रभाव इनके अलग है। और अपना समाज है जो व्यवहार में आज भी असमानताएं हैं, तो इनको मोटा मोटा तो आप समझ गए होंगे। धर्म का मतलब आप समझते हो, धारण करने योग्य। भारत में हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म जो कि लगभग 80% है, बाकी बचे 20%। 20 में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब है, तो बहुसंख्यक है हिंदू धर्म। जो संख्या में ज़्यादा हो उसको कहेंगे बहुसंख्यक, कम होंगे उनको कहेंगे अल्पसंख्यक। लैंगिक असमानता को समझेंगे सबसे पहले। लैंगिक असमानता, जेंडर इक्विलिटी। जेंडर इक्विलिटी का मतलब है महिला और पुरुष के बीच जो असमानता है उसको समझेंगे। तो समाज में स्त्री और पुरुष के बीच अधिकार और अवसरों का समान में भेदभाव है, बिल्कुल है। किताबों में नहीं है, संविधान में नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से है, बिल्कुल है। लड़कियों की शिक्षा, काम के अवसर और वेतन में कमी, बिल्कुल है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, लगभग 12-13% ही है, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, हर जगह 100 में से 100 पुरुष हैं तो 12 के करीब महिलाएं हैं, 10-12। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पंचायतों में 33% आरक्षण दिया गया है। संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है, वो मुद्दा आज भी लंबित है। धर्म की राजनीति को समझेंगे कि धर्म आधारित राजनीति धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। जैसे भारत जब विभाजित हुआ तो एक पाकिस्तान बना था और एक भारत बना था। पाकिस्तान धार्मिक देश बना, लेकिन भारत ने धर्मनिरपेक्षता का मॉडल अपनाया था, यानी राज्य की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं, किसी भी धर्म को विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, चाहे वो संख्या में कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो ये मॉडल हमने अपनाया था धर्मनिरपेक्षता वाला। लेकिन धर्म आधारित राजनीति, कई बार धार्मिक पक्षपात हो जाता है समाज में, तो उसको क्या कहते हैं, वो लोकतंत्र का जो सिद्धांत है, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, उसके भी खिलाफ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कोई धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेता, धार्मिक बहुसंख्यक भी। तो ये जो धार्मिक मेजोरिटेरियन है ये खतरनाक भी है लोकतंत्र के लिए। इसी के आधार पे सांप्रदायिक दंगे होते हैं, धर्म के आधार पे जो दंगे होते हैं उसको कहते हैं सांप्रदायिकता, और जाति के आधार पे होते हैं उनको जातीय दंगे कहते हैं। जाति व्यवस्था को समझेंगे। जाति पर आधारित भेदभाव भारत में सदियों से ये पुरानी परंपरा है और सामाजिक परंपरा बनी हुई है। लोकतंत्र में वोट का अधिकार, बराबरी दी गई, लेकिन व्यवहार में जाति आधारित जो भेदभाव है वो आज भी मौजूद है।
MCQ देखेंगे, भारत में पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें दी हुई है? 33%। 100 में से 33 कौन चुनी जाएंगी? महिलाएं चुनी जाएंगी। कहाँ दी गई है ये? पंचायतों में, स्थानीय सरकारों में। कहने का मतलब किस प्रकार राज्य किसी धर्म विशेष का समर्थन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का मॉडल अपनाया। जाति व्यवस्था मुख्यतः किस देश में प्रचलित है? भारत में है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र का कौन सा मूल्य धर्म आधारित राजनीति से प्रभावित होता है? धर्मनिरपेक्षता। भारत में महिलाएं किस क्षेत्र में सबसे कम प्रतिनिधित्व रखती हैं? राजनीति में। धर्मनिरपेक्षता राज्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? अभी हमने देख लिया। राजनीति में महिलाओं की स्थिति क्या है? भागीदारी बहुत सीमित है, बहुत कम है। पंचायतों में आरक्षण के बावजूद भी, पंचायतों में तो आरक्षण दे दिया, लेकिन संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण बहुत कम है। आरक्षण तो दिया ही नहीं है, संख्या बहुत कम है, यानी उनका जो प्रतिनिधित्व है संसद और विधानसभाओं में वो बहुत कम है। लोकतंत्र में जाति, धर्म और लैंगिक किस प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत करती? लोकतंत्र में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जाति, धर्म और लैंगिक मसले नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी है, तो ये लोकतंत्र के लिए चुनौती पैदा करती है। तो इनका मूल उद्देश्य जो लोकतंत्र है उसका मूल उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना। लेकिन जाति, धर्म और लैंगिक मसले के आधार पर आज भी भेदभाव है, जो बाधा उत्पन्न करता है लोकतंत्र में। जातिवाद आज भी समाज में व्याप्त है। कई बार वोटिंग होती है, वो भी जाति समीकरण को प्रभावित कर देती है। धर्म का राजनीतिक उपयोग सांप्रदायिकता को बढ़ा देता है। दंगे होते हैं, हिंसा होती है समाज में, जिससे समाज में विभाजन और हिंसा। वहीं महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाता। इसके लिए जो नारीवाद का मतलब होता है वो आंदोलन जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की मांग उठाते हैं, उनको कहते हैं नारीवाद। महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबरी पूरी तरह नहीं मिल पाई। इन सब समस्याओं के बावजूद लोकतंत्र का रास्ता ही वह माध्यम है। फिर भी हम कह सकते हैं कि भले लोकतंत्र के सामने चुनौती हो, लोकतंत्र ही वो रास्ता है जो आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता और महिला सशक्तिकरण की नीतियों पर काम कर सकता है। भारत में पंचायतों के लिए देख ही लिया हमने। जाति आधारित भेदभाव भारत में मुख्य किस वजह से बना हुआ है? आर्थिक कारण भी हैं, सामाजिक परंपरा भी, राजनीतिक कारण भी, सभी हैं। लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम कहाँ होती है? राजनीति में, देख ही लिया। PDF फॉर्मेट में आपको अपने नोट्स मिलते हैं, इनको आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है राजनीतिक दल। पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनका क्या रोल है लोकतंत्र में? इस अध्याय में सबसे पहले तो हम समरी देखेंगे कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो यह अध्याय हमें राजनीतिक दलों का महत्व, उसकी भूमिका, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल, उनके बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक दलों का महत्व क्या है, वो कौन सी भूमिका निभाते हैं, कितने प्रकार के भारत में राजनीतिक दल बने हुए हैं, उनकी कार्य प्रणाली क्या है, कौन से काम करते हैं वो, ये भी समझाता है ये चैप्टर में कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्यों होते हैं। क्योंकि वे जनता के विचार और हितों को संसद या विधानसभा तक पहुंचाते हैं। वोट लेने के लिए कौन जाता है? राजनीतिक दलों के लोग ही तो जाते हैं। कोई फिर लोगों की जो बात है कि लोगों की डिमांड क्या है, लोग चाहते क्या हैं और किस आधार पे वोट दे रहे हैं, उनके विचारों को कहाँ तक पहुँचाते हैं? संसद और विधानसभा तक। अब हम की पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि राजनीतिक दल होते क्या हैं। राजनीतिक दल लोगों के समान विचारों और उद्देश्यों से मिलकर एक संघ बना होता है, संगठन है। कहने का मतलब समान विचार और समान उद्देश्य का एक संगठन होता है, उसी को कहते हैं राजनीतिक दल। और ये चुनाव लड़ते हैं और सरकार में भागीदारी निभाते हैं। राजनीतिक दलों के क्या काम है? चुनाव में हिस्सा लेना, चुनाव लड़ना, नीति बनाना, सरकार बनाना, और अगर सरकार ना बना पाए, बहुमत ना मिले, तो विपक्ष की भूमिका निभाना और सरकार की आलोचना करना, जनता की राय को व्यक्त करना। राजनीतिक दलों के
प्रकार देखेंगे कि राजनीतिक दल हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। राष्ट्रीय दल, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी प्रमुख दल हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। क्षेत्रीय दलों में जैसे शिवसेना हो गई, टीएमसी हो गई। धार्मिक और जातीय आधार पर भी कुछ क्षेत्रीय दल बने होते हैं। तो मुख्य रूप से दो दल हैं। वैसे कई प्रकार के दल बने होते हैं भारत में, क्योंकि भारत बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। कौन सा? बहुदलीय, जिसमें बहुत से दलों दलीय व्यवस्था है। वो 3 प्रकार की होती है, आपको ध्यान हो कौन कौन सी होती है। एक दलीय, जिसमें एक ही दल हो, ये चीन है। 2 दल हो, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन है। और बहुदलीय हो, यानी 2 से अधिक दल हो, 2 से अधिक दल हो, बहुदलीय। तो बहुदलीय भारत में, भारत बहुदलीय व्यवस्था का उदाहरण है। तो भारत में बहुत से दल हैं, प्रमुख रूप से 2 दल राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, फिर और भी धर्म और जाति के आधार पर बने होते हैं। राजनीतिक दलों की समस्या क्या है? कौन सी समस्याओं को फेस करना पड़ता है इनको? भ्रष्टाचार, अंदरूनी टकराव, आंतरिक कलह, जाति धर्म के आधार पर राजनीति और पैसे और प्रभाव का जो दुरुपयोग होता है वो। राजनीतिक दल किस लिए बनाए जाते हैं? सरकार बनाने के लिए। राजनीतिक राष्ट्रीय दल का क्या महत्व है? पूरे देश में सक्रिय दल होते हैं, पूरे देश की सरकार बनती है, उसमें भागीदारी निभाते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दल है? शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्रीय दल है। क्षेत्रीय दल किसके लिए काम करते हैं? एक या कुछ जो राज्य हैं, क्षेत्र विशेष के लिए काम करता है, वो 1 या 2 राज्य हो सकते हैं। तो क्षेत्रीय दल क्षेत्र विशेष के लिए काम करते हैं, छोटे एरिया के लिए। वहीं की सरकार में भागीदारी निभाते हैं, वहीं चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भ्रष्टाचार। राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में क्या महत्व है? तो राजनीतिक दल हैं वो लोकतंत्र की रीढ़ है। रीढ़ की हड्डी के बिना जैसे कोई इंसान नहीं चल सकता, वैसे ही लोकतंत्र है वो राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकता। वो जनता के विचार का संगठनात्मक रूप है। वो चुनाव लड़ते हैं और जनता की समस्या, जनता की बात है, वो नीति निर्धारण में योगदान देते हैं और उनकी बातों को नीति निर्धारण में शामिल करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हम देखें कि राजनीतिक दलों की भूमिका, उनकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो राजनीतिक दल हैं वो लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वो जनता के विचारों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। फिर वो सरकार बनाने में मदद करते हैं, और सरकार नहीं बना पाते तो विपक्ष में रहते हैं। सरकार बना लें तो नीति बनाते हैं, और विपक्ष में हो जाएं तो वो आलोचना करते हैं सरकार ढंग से काम करती रहे, और जनता की आवाज़ को संसद तक पहुंचाते हैं। हालांकि इनकी जो मुख्य कमियां हैं वो देख लिए हमने। भ्रष्टाचार है, व्यक्तिगत स्वार्थ है, आंतरिक कलह है, जाति धर्म के आधार पर जो राजनीति है वो भी इनकी बड़ी समस्या है। राजनीतिक दलों के मुख्य प्रश्न है कि राजनीतिक दल क्या है? एक समूह है जो चुनाव लड़ता है और सत्ता पाना चाहता है। भारत में चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं? चुनाव आयोग करवाता है। भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या वर्तमान में 2025 में बात करें तो लगभग 6 है। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, सबसे पुरानी पार्टी है। राष्ट्रीय दल की मान्यता पाने के लिए, कोई भी दल है जो राष्ट्रीय दल की मान्यता पाना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? उसे लोकसभा में 6% मत, लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में 6% मत और 4 सीट। कितनी सीट? 4 सीट। और अगर वो क्षेत्रीय दल का पाना चाहता है तो क्या करेगा? विधानसभा में, विधानसभा में 6% तो वोट और 2 सीटें विधानसभा में, तो उसको किसका दर्जा मिल जाएगा? क्षेत्रीय दलों का। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोकसभा में 6% और 4 सीट, तो क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय दल, यानी पूरे देश के लिए चुनाव लड़ेगा और पूरे देश के लिए जो सरकार बनेगी, केंद्र सरकार बनेगी, वहाँ अपनी भूमिका निभाएगा। 4 सीट मिलने के बाद 6% वोट कहाँ पे? लोकसभा में। अगर क्षेत्रीय दल हर विधानसभा में क्षेत्रीय दल का दर्जा पाना चाहता है तो उसे 6% तो वोट चाहिए विधानसभा के,
और 2% चाहिए सीट। ये है आंकड़ा यानी मापदंड। क्षेत्रीय दल किस स्तर पे सक्रिय होते हैं? राज्य या क्षेत्रीय स्तर पे। जिनमें से राष्ट्रीय दल नहीं है तो भाजपा तो है, कांग्रेस भी है, राब भी है, AIMIM असुरुद्दीन जी है ना जो इसके सदस्य अध्यक्ष। बहुदलीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? एक से अधिक दलों। एक दल प्रणाली का उदाहरण देख ही लिया हमने। भारत में कौन सी प्रणाली है? बहुदलीय है। बहुदलीय समझ गए आप कॉन्सेप्ट, जिसमें दो या दो से अधिक दलों, दो से अधिक दलों सॉरी, दो हों तो द्विदलीय। राजनीतिक दलों की समस्या और सुधार। तो राजनीतिक दलों की समस्या तो आपको पता ही कौन सी है? भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है। चुनाव जीतने के लिए पार्टी किस चीज़ का सबसे अधिक उपयोग करती है? पैसा और बाहुबल का करती है। राजनीतिक दलों में सुधार लाने का तरीका क्या हो सकता है? चुनाव आयोग को मजबूत बनाएं, निष्पक्ष बनाएं, तभी हो सकता है। चुनाव आयोग ढंग से काम करवाएगा, पारदर्शी तरीके से काम करवाएगा, निष्पक्ष होकर काम करवाएगा तो पार्टियां अपने आप सुधर जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा किससे जुड़ी हुई है? हिंदुत्व से। बहुदलीय प्रणाली में क्या लाभ है? जनता को विकल्प मिल जाते हैं। एक पार्टी ढंग से काम नहीं करे दूसरे को वोट देंगे, दूसरी काम नहीं करे तीसरी को देंगे। राष्ट्रीय दलों की विशेषता क्या है? देश में कई हिस्सों में सक्रिय और चुनाव लड़ते हैं। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल को राष्ट्रीय मान्यता किस आधार पर देते हैं? चुनावी प्रदर्शन और मत प्रतिशत के आधार पर। भारत में संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख है क्या? नहीं है, संविधान में नहीं है, संघ बनाने का है सिर्फ। राजनीतिक दलों में सुधार के लिए किस संगठन को सशक्त बनाना होगा? चुनाव आयोग को। दलों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन से उपाय कारगर होंगे? आंतरिक लोकतंत्र लागू किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय दल वे हैं जिनकी उपस्थिति, पहचान और प्रभाव एक से अधिक राज्यों में हो, जो देशव्यापी मुद्दों को की राजनीति करते हों, न कि सिर्फ किसी एक क्षेत्र विशेष की। भारत में राष्ट्रीय दलों को मान्यता की बात कर ही चुके। लोकतंत्र के परिणाम नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय। इस अध्याय का सारांश देखेंगे क्या इस अध्याय में बताना चाह रहा है कि लोकतंत्र से हमें क्या परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट क्या मिलेंगे। तो अक्सर लोग ये सवाल उठाते हैं कि लोकतंत्र से क्या विकास होगा, क्या समानता आएगी, क्या लोगों को न्याय मिल पाएगा, या लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यही प्रश्न उठते हैं कि लोकतंत्र अपनाने से क्या होगा, क्या परिणाम आएंगे, क्या रिजल्ट आएंगे। तो अध्याय में लोकतंत्र की खूबियों को पढ़ेंगे, खामियों को पढ़ेंगे। खामी मतलब कमी और खूबी मतलब उनकी अच्छाई, उन पे चर्चा करेंगे। लोकतंत्र की गुणवत्ता कैसे परखी जाती है कि कोई लोकतंत्र है अच्छा है तो कैसे परखें, कौन से मापदंड होते हैं लोकतंत्र को परखने के लिए। तो वो उत्तरदायी हो, मतलब रेस्पॉन्सिबल हो, तो क्या है लोकतंत्र अच्छा है। जनता की ज़रूरतों को सरकार जितना जल्दी समझेगी और जितनी जल्दी समाधान करेगी उसे कहेंगे उत्तरदायी, जवाबदेह, जिम्मेदार। दूसरी विशेषता है अकाउंटेबिलिटी, यानी नेता और सरकार जनता के प्रति जितनी जिम्मेदार होगी वो उसकी विशेषता है, यानी वो लोकतंत्र उतना ही अच्छा होगा। कोई लोकतंत्र किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी है तो वो अच्छा लोकतंत्र है, जवाबदेह है तो भी अच्छा है, विकास यानी डेवलपमेंट पे जोर दे तो भी, आर्थिक और सामाजिक सुधार जितनी जल्दी करेंगे तो लोकतंत्र उतना ही बेहतर है। लोकतंत्र और आर्थिक विकास, लोकतंत्र में सभी को अवसर मिलता है और इसलिए निर्णय लेने में समय लग जाता है। इसकी कमी ये है कि यहाँ निर्णय जनता लेती है और जनता निर्णय लेती है, इसलिए समय लग जाता है, तुरंत निर्णय नहीं हो पाता। कई बार आर्थिक विकास तानाशाह जो देश हैं, यानी गैर लोकतांत्रिक, जहाँ लोकतंत्र नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष की तानाशाही होती है तो वहाँ लोकतंत्र वो विकास कर जाता है। लोकतंत्र नहीं मतलब आर्थिक विकास, आर्थिक इकोनॉमिकली डेवलप हो जाता है वो देश। तो उसके पीछे कारण है कि वहाँ जनता का भला भले ही ना हो, आर्थिक डेवलपमेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ तुरंत निर्णय लिए जा सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में निर्णय लेने में समय लग जाता है। लोकतंत्र में स्थायी और न्याय संगत विकास को प्राथमिकता दी जाती है। लोकतंत्र में आर्थिक विकास भले ही कम हो जाए लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय हो और स्थायी भी हो।
कुछ ही समय के लिए डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे बल्कि स्थायी भी हो। लोकतंत्र और सामाजिक विविधता। लोकतंत्र में जाति, धर्म, भाषाओं के समान अधिकार मिलने के पूरे उपाय किए जाते हैं। विविधता में एकता बनाए रखने का भी लोकतंत्र में बड़ी सफलता होती है। लोकतंत्र में गरीबी और असमानता को भी दूर करने का प्रयास किया जाता है, यानी सबको बराबरी का अधिकार देने का प्रयास किया जाता है ताकि सबको सामाजिक न्याय मिल सके, अवसरों की समानता मिल सके। लोकतंत्र में नागरिक गरिमा पे भी पूरा जोर दिया जाता है, व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, यूं नहीं कि सिर्फ विकास हो। लोकतंत्र में हर नागरिक को सम्मान और अधिकार मिले, उनकी गरिमा बनाए रखी जा सके, चाहे वो महिला हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, अपनी बात कह सके और फैसले लेने का अधिकार उसके पास हो। ये लोकतंत्र की अच्छाइयाँ होती। निष्कर्ष, लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। लोकतंत्र परफेक्ट नहीं है। लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली मानी जाती है। जितने भी अधिनायकवादी, तानाशाही, इनमें सबसे अच्छी है, लेकिन परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें भी सुधार की जरूरत रहती है और सुधार समय समय पे होनी चाहिए। और इसमें समय समय पे सुधार ही इसको बेहतर प्रणाली बना सकता है क्योंकि इसमें नागरिकों की भागीदारी का मौका मिलता है। लोकतंत्र बेहतर प्रणाली क्यों है? क्योंकि इसमें लोगों को क्या मिलती है? नागरिक भागीदारी मिलती है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। लोगों की गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जीवन का अधिकार भी मिलता है। और सरकार है वो जवाबदेह भी होती है, जिम्मेदार भी होती है, उत्तरदायी भी होती है। समझ में आ गया? सबको भागीदारी का मौका मिलता है। जनता के प्रति सरकार जवाबदेह, उत्तरदायी और जिम्मेदार होती है और व्यक्ति की गरिमा बनी रहती है और स्वतंत्रता मिलती है। लोकतंत्र में उत्तरदायित्व को क्या कहते हैं? लोकतंत्र में जवाबदेह का मुख्य आधार क्या है? लोकतंत्र में तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र का फायदा जन स्वतंत्रता होती है। तो इसको सबको समझाने का मैंने प्रयास किया है। RTI क्या होती है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये भी लोकतंत्र को बहुत मजबूत बनाता है और ये भ्रष्टाचार को कम करने में, यानी सिस्टम को पारदर्शी बनाने में फायदेमंद होता है। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना मांगने का अधिकार। कोई भी अधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहा तो उससे सूचना मांगी जा सकती है। लोकतंत्र में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, अफर्मेटिव एक्शन। लोकतंत्र का परिणाम क्या होता है? वो तो हमने देख ही लिया। विकास और समानता बराबर चलते हैं। जबकि जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं, अधिनायकवादी, वहाँ विकास तो हो सकता है, समानता नहीं हो सकती। तो लोकतंत्र में क्या है? विकास और समानता क्या है? बराबर चलती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाले कारक। लोकतंत्र की गुणवत्ता का मूल्यांकन उत्तरदायित्व, जवाबदेही, विकास पे होता है। उत्तरदायित्व का मतलब हमने देख ही लिया, जवाबदेही का मतलब देख ही लिया। तो इन सब प्रश्नों को आपके लिए बड़े ही सरल और सहज करके समझाने का प्रयास किया है कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को रोकने का उपाय क्या है? RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट अपना पार्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा, वो होगा अपनी इकोनॉमी से। आर्थिक समझ आपके पास बुक है अर्थशास्त्र वाली, उसके चैप्टर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि लोकतांत्रिक राजनीति 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान का पार्ट, जिसके चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गए। सत्ता की साझेदारी पढ़ी हमने, संघवाद पढ़ा हमने, और हमने राजनीतिक दल पढ़े, हमने लैंगिक, जाति, धर्म और लैंगिक मसले पढ़े, हमने लोकतंत्र के परिणाम पढ़े और राजनीतिक दल पढ़े। सब समझ में आ गए। सत्ता की साझेदारी देखी थी हमने, पावर शेयरिंग, फिर संघवाद देखा। एक बार में किसी को समझ में नहीं आता। प्यारे विद्यार्थियों, दोबारा सुन लें वीडियो को और अपनी बुक को साथ रखें, अपने खुद के नोट्स बनाते जाएं। इसी में आपको फ़ायदा होगा। इनको आप डाउनलोड करके पढ़ना चाहें तो PDF फॉर्मेट में मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई एक पैसा नहीं लगने वाला। तो आप आराम से पढ़ें, निश्चिंत होकर पढ़ें। सिर्फ चैनल पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो में इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक के साथ। थैंक्स।